वीडियो को लाइक करना और अपनी उम्र जरूर बताना। रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में सब कुछ हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि इस गांव में पहली बार एक अनजान साधु आने वाला था। अरे कबीर, सुना है आज गांव में कोई बड़ा साधु आ रहा है। लोग बोल रहे थे कि बड़े चमत्कार करता है। भाई, मुझे तो मिलना है यार उन साधु बाबा जी से। हाँ, और लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि उसे लाखों का दान दिया जाता है। पर भाई, आजकल कौन सा साधु असली बचा है? बात तो सही है। आजकल तो कुछ लोगों ने धर्म को भी धंधा बना रखा है। लोग झूठ में साधु बनकर आते हैं और धर्म के नाम पर पैसे लूटते हैं, और ऐसे झूठे साधुओं की वजह से बेचारे अच्छे साधुओं को भी लज्जित होना पड़ता है। पर चल, इन साधु जी से भी मिल ही लेते हैं। मिलने में क्या जाता है। एक लंबी दाढ़ी वाला भगवा कपड़ों में एक साधु महाराज गांव में प्रवेश करता है। चेहरा शांति से भरा, पर उसकी आंखें कुछ खोजती हुई, थोड़ी चालाक पर बहुत हल्की, ताकि कोई समझ ना पाए। गांव वालों को लगता था कि ये कोई महान तपस्वी है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं कोई छिपी चमक थी, जिसे अभी कोई नहीं पढ़ पाया। जय हो बच्चों, जय हो। मैं दूर पहाड़ों से आया हूँ। तुम्हारे गांव में कुछ दिनों का विश्राम करना चाहता हूँ। तुम सब मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान तुम सबका भला करे, मुझे बहुत खुशी हुई। साधु महाराज, हमारे लिए तो सौभाग्य है। यहाँ आइए, यहाँ विश्राम कीजिए। महाराज, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी जरूरत जरूर पूरी करेंगे। बस थोड़ा स्थान और थोड़ा भोजन। और हाँ, आपके गांव में कोई मंदिर है क्या जो बहुत पुराना हो? मंदिर? हाँ, है तो। पर आप क्यों पूछ रहे? वो मंदिर तो बहुत पुराना हो चुका है। गांव के काफी कम लोग ही वहां पर जाते हैं। आप उसके बारे में जानकर क्या करेंगे महात्मा? नहीं नहीं बेटा, बस यूं ही। पुराने मंदिरों का वातावरण शांति देता है, इसीलिए पूछ रहा था, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं भी भगवान के दर्शन करने चला जाऊं। मुझे पुराने मंदिरों में जाने में ही शांति मिलती है। बस इसीलिए पूछा था बच्चे। साधु थोड़ी दूर स्थापित मंदिर की ओर अपनी आंखें घुमाता है। किसी ने नोटिस नहीं किया, पर साधु की आंख कुछ ज्यादा देर तक मंदिर पर टिकी रही। और मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो गांव की सबसे पुरानी जगह थी, जहां ग्राम समिति की सोने चांदी की चढ़ावा पेटी भी रखी थी। गांव वाले साधु के लिए एक छोटी सी कुटिया तैयार कर देते हैं, क्योंकि साधु ने अपनी मीठी बातों से सभी गांव वालों को मोहित कर लिया था। अब गांव वाले भी चाह रहे थे कि साधु उनके गांव में ही ठहरे, ताकि भगवान की उनके ऊपर भी कृपा बरसे, क्योंकि लोग साधु संतों को ही भगवान के सबसे नजदीक मानते हैं। साधु महाराज बड़े नेक लगते हैं। कितना शांत चेहरा है। हमारे तो भाग्य ही खुल गए जो इतने महान संत हमारे गांव में पधारे। हाँ, असली संत लगता है। लोगों की आंखें धोखा नहीं खाती। गांव वालों ने साधु महाराज के रहने के लिए गांव में ही एक ठिकाना बना दिया, और सभी गांव के लोग महाराज को वहीं पर छोड़कर अपने अपने घरों में चले गए। कुछ लोगों ने रात के समय महाराज के भोजन का भी इंतजाम कर दिया था। अच्छा गांव है, लगता है यही ठिकाना बसाना पड़ेगा। मजा आ जाएगा। यहाँ तो लोग भी मुझ पर भरोसा करते हैं। जैसे ही गांव वाले सो जाते हैं और घना अंधेरा हो जाता है, साधु महाराज वहां से उठते हैं और मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं।
वो मंदिर से कुछ सामान चुराते हैं और वापस अपनी झोपड़ी में आकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब गांव वालों को मंदिर में हुई चोरी के बारे में पता चलता है तो उन्हें तो यकीन भी नहीं होता कि इस मंदिर में चोरी कैसे हो सकती है। देखो, चोरों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। ना जाने कौन है ऐसा जिसने भगवान के मंदिर में ही चोरी कर ली। ऐसे पापियों को तो भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे। कबीर, तूने सुना हमारे गांव के मंदिर में चोरी हो गई? हाँ, मैंने सुना मंदिर के काफी सारे सामान चोरी हो गए हैं। आज से पहले तो हमारे गांव के मंदिर में कभी भी चोरी नहीं हुई और ये पहली बार हुआ है। बहुत दुख की बात है, मंदिर को भी नहीं छोड़ा। साधु महाराज भी वहीं से निकल रहा था तो गांव वालों ने साधु महाराज को भी मंदिर में हुई घटना के बारे में बताया। साधु महाराज, बहुत दुख की बात है। हमारे गांव में कल रात चोरी हो गई और वह भी हमारे पुराने मंदिर में। चोरों ने तो भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। चोरी तो साधु ने की थी, पर वो गांव वालों के सामने नाटक करता हुआ बोला, बहुत दुख की बात है कि मंदिर में चोरी हुई है। भगवान ऐसे चोर को कभी भी माफ नहीं करेंगे, उसे दंड जरूर मिलेगा। लेकिन साधु मन ही मन काफी खुश होते हुए सोच रहा था, इन गांव वालों को मूर्ख बनाना कितना आसान है। मेरे तो मजे आ गए। अब बस तुम देखते जाओ। इन लोगों को तो मुझ पर कभी शक भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो एक साधु के भेष में हूँ। असल में ये कोई साधु नहीं था, बल्कि ये एक पास के ही गांव का बहुत बड़ा चोर था, जो ऐसे ही दूसरे गांव में साधु का भेष धारण करके चोरियां करता था। और आज दिन तक ये किसी भी गांव में पकड़ा नहीं गया। लोगों को कभी इस पर शक ही नहीं होता था, क्योंकि ये धर्म रक्षक का भेष धारण करके रहता था। अब आज तो गांव में ही हाथ साफ करना पड़ेगा। मंदिर का तो काम तमाम कर दिया। साधु आज रात भी अपनी झोपड़ी से निकला और गांव के ही एक घर से कुछ सामान चुराकर अपने गांव के ठिकाने की ओर निकल पड़ा। असल में वो अपनी सामान को चुराने के बाद अपने गांव में बने हुए ठिकाने पर ही चुराए हुए सामानों को रखता था, ताकि अगर कोई उसकी झोपड़ी की तलाशी भी ले ले तो भी उस पर कोई शक न कर सके। आज तो मजे आ गए। आज फिर से काफी तगड़ा माल हाथ लगा है। अगली सुबह गांव में हुई चोरी की खबर फिर से आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग काफी घबराए हुए थे, क्योंकि कल गांव के सबसे बड़े मंदिर में चोरी हो गई और अब किसी के घर में भी चोरी हो गई। ये सब हो क्या रहा है? इस गांव में अचानक से चोरियां क्यों होती जा रही हैं? आखिर कौन ऐसा चोर आ गया है गांव में? अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चोरियां बढ़ती गईं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चोर है कौन। गांव के सभी लोग काफी घबराए हुए थे और इधर साधु के भेष में आया हुआ चोर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था। वो जब कभी भी गांव में चोरी करने जाता, उस पर कोई भी शक नहीं करता, क्योंकि वो तो एक साधु था और लोगों को लगता था कि साधु चोरी नहीं कर सकता। इसलिए वो खुली रात में भी अकेला चाहे गांव में घूम लेता, पर कोई भी उस पर शक नहीं करता। कबीर, आखिर क्या हो क्या रहा है हमारे गांव में? दिन पर दिन चोरियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर कौन हो सकता है ये चोर? हाँ वीर, न जाने ऐसा कौन चोर आ गया है हमारे गांव में। इस चोर को कैसे न कैसे करके तो पकड़ना ही पड़ेगा। अगली रात फिर से साधु गांव में चोरी करने के लिए निकल पड़ा। वो एक घर से चोरी करके निकल ही रहा था कि तभी पास से ही जा रहे वीर और कबीर ने उसे देख लिया। अच्छा, तो ये है वो चोर। मुझे तो पहले से ही शक था इसके ऊपर कि ये कोई साधु नहीं बल्कि चोर ही होगा,
और ऐसे लोग ही साधुओं का नाम खराब करते हैं। हाँ वीर, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये तो एक साधु होकर भी चोरियां कर रहा है। चल अभी चलकर पकड़ते हैं। इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये तो गांव में ऐसे चोरियां करता ही जाएगा। अरे नहीं नहीं कबीर, इसका भांडा तो हम कल सुबह फोड़ेंगे। ये कौन सा भी चोरी करके भाग ही रहा है, इतनी सारी चोरियां करके भी नहीं भागा ये तो। कल सुबह गांव वालों के साथ आएंगे और इसकी सारी पोल खोलेंगे और फिर इसे गांव से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। अगली सुबह वीर और कबीर ने रात हुई सारी घटना के बारे में गांव के कुछ लोगों को बताया। रामू काका, हमारे गांव में चोरियां कोई और नहीं बल्कि जो वो अभी साधु आया था ना, वही कर रहा है। हमने कल रात ही उसे गांव में चोरी करते हुए देखा है। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा वीर? भला कोई साधु चोरी कैसे कर सकता है? वो तो एक बहुत ही भले साधु लगते हैं। अरे काका, आप आजकल के चोरों को जानते नहीं हो। न जाने कितने चोर साधुओं का भेष धारण करके चोरी करते हैं और कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाता। हमने तो कल रात ही उसे चोरी करते हुए देखा है। और काका, अगर आपको यकीन ना हो तो अभी सारे गांव वाले चलते हैं और उस चोर की झोपड़ी में चलकर चोरी हुए सामानों को ढूंढते हैं। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो वीर बेटा? हो सकता है तुम्हारा वो वहम ही हो। अगर साधु चोर नहीं निकला तो ऐसे किसी महात्मा के ऊपर झूठा शक करना किसी बहुत ही बड़े अपराध से कम नहीं होगा। काका, गांव में इतनी चोरियां हो रही हैं फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपने देखा नहीं क्या, जब से ये साधु आया है तब से ही हमारे गांव में चोरियां होना शुरू हुई हैं। हमने खुद उसे अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा है। हाँ हाँ चलते हैं, चलकर देखने में क्या जा रहा है। ये दोनों झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। वो साधु आया है तब से ही तो चोरियां होना शुरू हुई हैं। चलकर देखने में क्या ही जा रहा है, हो सकता है वो साधु ही चोर हो। सारे गांव वाले मिलकर एक साथ साधु की झोपड़ी की ओर जाते हैं। जैसे ही गांव वाले साधु की झोपड़ी के बाहर पहुंचते हैं तो साधु वहीं पर बैठा हुआ था। गांव के कुछ लोग साधु से बिना कुछ बोले ही उसकी झोपड़ी में घुस जाते हैं और तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। इधर साधु सब कुछ पता होते हुए भी अनजान बनते हुए गांव वालों से पूछता है, क्या हो गया बच्चों, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? नमस्कार साधु महाराज, आपको तो पता ही है कि हमारे गांव में कुछ दिनों से चोरियां होती जा रही हैं और वीर और कबीर का कहना है कि वो चोरियां आपने ही की हैं और उन दोनों ने आपको कल रात चोरी करते हुए भी देखा है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भला एक साधु चोरी कैसे कर सकता है? आप ऐसे मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर मेरा अपमान कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मुझे गांव में नहीं रखना तो आप मुझे बता सकते थे, मैं यहाँ से चला जाता। लेकिन आप तो मेरी बिना मर्जी के ही मेरी झोपड़ी की तलाशी ले रहे हैं। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। उधर गांव के कुछ लोग भी झोपड़ी से बाहर आते हैं और सभी गांव वालों को बताते हैं, हमें साधु महाराज की झोपड़ी के अंदर कुछ भी नहीं मिला। लगता है वीर और कबीर ने साधु महाराज को बदनाम करने के लिए ही ऐसा किया है। हमने साधु महाराज की झोपड़ी की अच्छे से छानबीन की, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी वजह से हम साधु महाराज के ऊपर शक कर सकें। मुझे तो यकीन भी नहीं होता वीर और कबीर इतने महान संत को बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। अरे नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। कल रात ही हमने इस साधु को चोरी करते हुए देखा है। ये कोई साधु संत नहीं बल्कि चोर ही है। हमने खुद अपनी आंखों से इसे गांव के घर से चोरी करते हुए देखा है। अब बस बहुत हुआ वीर, मुंह बंद करो अपना। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि तुम इतने झूठ बोल सकते हो। आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी है इतने महान संत से? तुम जैसे अज्ञानियों की वजह से एक महान संत का अपमान किया है हमने, और अब भी तुम अपना मुंह बंद करने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या ऐसे महान इंसान के ऊपर चोरी जैसा झूठा इल्जाम लगाने में? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी वजह से पूरे गांव को लज्जित होना पड़ेगा। रामू काका, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने खुद अपनी आंखों से इस इंसान को चोरी करते हुए देखा है। ये कोई साधु नहीं बल्कि एक चोर है, और इसने अपने आप को बचाने के लिए ही ये साधु का भेष धारण कर रखा है। अभी चाहे आपको ये बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन हम सच कह रहे हैं। ये इंसान कोई साधु नहीं बल्कि चोर है। कबीर, और मेरी ही गलती है। शायद हमने इसे कल रात ही पकड़ लिया होता तो आज इसका सच सामने आ गया होता, लेकिन हमने गलती कर दी। हमने गलती कर दी कि हम गांव वालों को भी बताएंगे कि ये कोई साधु नहीं बल्कि चोर है, लेकिन हम एक न एक दिन इसका भांडा जरूर फोड़ेंगे।
हाँ काका, वीर बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं भी इसके साथ ही था जब ये साधु चोरी करके जा रहा था। मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि ये एक साधु होकर चोरी करता है। शायद ये कोई साधु ही नहीं है, ये तो एक चोर ही है जो साधु का भेष करके हमारे गांव में रह रहा है, ताकि यहाँ पर चोरियां कर सके और एक साधु का भेष धारण करके लोगों की आंखों में धूल झोंक सके। अगर ये सच में साधु होता तो ऐसे चोरियां नहीं करता। हमने भी शायद कल रात गलती कर दी। इसे अगर हम तभी नंगे हाथों पकड़ लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं कोई चोर नहीं हूँ। तुम लोगों ने मेरे ऊपर फालतू में ही शक करके मेरा अपमान किया है। मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं इस गांव को छोड़कर अभी जा रहा हूँ। मैं ऐसे पापियों के गांव में नहीं रह सकता जहां पर साधु संतों का अपमान किया जाता हो, जो और उनके ऊपर चोरी जैसे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हों। तुमने मेरे ऊपर चोरी जैसे घोर अपराध का इल्ज़ाम लगाकर गलत किया है। तुम्हें भगवान इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। अरे नहीं नहीं महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हुई है। हम इन अज्ञानियों की बातों में आकर आप पर शक कर बैठे। हमें माफ़ कर दीजिए। पूरा गांव आपसे इन दोनों की ओर से माफ़ी मांगता है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं यहीं पर ठहरने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे समझदार लोग जो साधु संतों का सम्मान करते हैं, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। वरना वीर और कबीर जैसे और भी लोग होते तो मैं इस गांव में रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोग साधु संतों का सम्मान नहीं करना जानते, बल्कि उनके ऊपर चोरी जैसा झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। अब इन मूर्खों को क्या पता, मैं तो यहाँ पर अपने फायदे के लिए ही रुक रहा हूँ। वीर और कबीर को तो समझ में नहीं आ रहा था कि साधु ने चोरी की थी, पर उसने चोरी का सामान कहाँ रखा। अब क्योंकि चोरी का सामान साधु की झोपड़ी से नहीं मिला था, तो उन्हें गांव वालों के सामने काफी लज्जित होना पड़ा। इधर साधु के तो मजे आ गए थे, क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया। कबीर, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। उस साधु ने तो हमारी आंखों के सामने ही चोरी की थी, पर उसने उन चोरी के सामानों को कहाँ रखा? हाँ वीर, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। कहीं इस साधु ने गांव से बाहर तो चोरी के सामानों को नहीं रख दिया? हो भी सकता है कबीर, हमें इस बात का पता भी करना पड़ेगा। और इस बार जब तक हम इस चोर के ठिकाने का पता नहीं लगा लेते, हम गांव वालों को कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। वीर और कबीर फैसला करते हैं कि आज रात जब ये साधु चोरी करेगा तो ये उसका पीछा करेंगे और उसके ठिकाने का पता लगाएंगे। रात होते ही साधु अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा। उसने गांव के ही एक घर से कुछ सामान चुराए और अपने ठिकाने की ओर निकल पड़ा। वीर और कबीर भी उसके पीछे पीछे ही चल रहे थे। उस चोर को तो इस बात का पता भी नहीं था कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है। वो चलकर अपने ठिकाने पर आता है और एक जगह अपनी चोरी किए हुए सामानों को रख देता है। वीर और कबीर भी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। अच्छा, तो ये है इसका ठिकाना। यहाँ पर लाकर रखता है ये सभी चोरी की हुई चीजों को। हाँ वीर, तभी उस दिन इसकी झोपड़ी में हमें कुछ भी नहीं मिला। अब हमें कैसे भी करके बस गांव वालों को राजी करके यहाँ तक लाना है, फिर देखना कैसे ये साधु के भेष में आया हुआ चोर पकड़ा जाता है। अगली सुबह वीर और कबीर ये सारी बात जाकर गांव के मुखिया को बताते हैं, क्योंकि अब गांव के लोग उन पर भरोसा नहीं करने वाले थे। वो गांव के मुखिया को अपना सारा प्लान समझाते हैं। मुखिया जी, हो सकता है आप भी हम पर भरोसा ना करें, लेकिन हमारी आपसे एक बार हाथ जोड़कर विनती है। हम सच बोल रहे हैं, गांव में आया हुआ साधु ही चोर है। हमने कल रात उसका पीछा किया और उसके ठिकाने का पता लगा लिया। हाँ मुखिया जी, हमने देखा, ये चोरी की हुई चीज़ों को वहीं रखता है। आप बस एक बार हमारा भरोसा कीजिए और इस चोर को पकड़ने में हमारा साथ दीजिए। अगर हम इस बार गलत साबित हुए तो हम गांव छोड़कर ही चले जाएंगे। ठीक है, अगर तुम लोग इतना बोल ही रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, अगर इस बार भी तुम लोगों ने किसी साधु संत को बदनाम करने के लिए ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम दोनों को सच में इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। अगर तुम इस बार भी झूठ बोल रहे होगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। नहीं नहीं मुखिया जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने सच में उस साधु को चोरी करते हुए देखा है और अब हमने उसके ठिकाने का भी पता लगा लिया है। आप बस हमारा भरोसा कीजिए और एक बार उस चोर को पकड़ने में हमारा साथ दीजिए। और अगर फिर भी आपको लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं
तो आप हमें गांव से बाहर निकलवा देना। हम बिना किसी विरोध के गांव को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम मुझे अपना प्लान बताओ, आखिर कैसे हम उस साधु चोर को पकड़ सकते हैं? और अगर सच में वो साधु चोर निकला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो दोबारा कभी भी चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और अगर तुम लोग झूठे निकले तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब बस फटाफट बताओ, आखिर उस चोर को कैसे पकड़ें? गांव का मुखिया वीर और कबीर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वीर और कबीर के प्लान के अनुसार आज रात जैसे ही साधु चोरी करने के लिए गांव की ओर निकलता है, गांव में ही वीर, कबीर, मुखिया और गांव वालों के साथ उसका इंतजार करते हैं। वो देखते हैं कि साधु गांव के ही एक घर के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद कुछ चुरा कर लेकर आता है, जहां देखकर तो मुखिया को भी यकीन नहीं होता। चाहते तो ये लोग इस साधु को यहीं पर पकड़ सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया और इसका पीछा करने का फैसला किया। मुखिया और गांव के लोग उसका पीछा करते करते आखिरकार उसके ठिकाने तक पहुंच ही गए और फिर गांव वालों ने जाकर उस साधु को वहीं पकड़ लिया और चोरी किया हुआ सारा सामान वापस ले लिया। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका एक 23 साल का गणेश नाम का बेटा था। वो पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार और समझदार था। उसका सपना था कि वो एक आईपीएस ऑफिसर बने और अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दे पाए। माँ, देखना एक दिन मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा, फिर आपको इस चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख होता है माँ, जब मैं आपको इस चूल्हे पर खाना बनाता देखता हूँ। इससे निकलने वाले धुएं से आपकी आंखें खराब होती जा रही हैं, आपको तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। देखना एक दिन मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा, फिर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा घर बनाऊंगा और आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारे पास नौकर होंगे जो हमारे लिए खाना बनाएंगे और आप बैठकर आराम करना। हाँ मेरे बेटा गणेश, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगा मेरे बेटे, बस मेहनत करता रहे। तेरी इस माँ को तो बस अब तेरे पर ही भरोसा है। मेरी तो पूरी जिंदगी कट गई इसी झोपड़ी में रहते रहते। अब मेरा भी सपना है कि तू नौकरी लग जाए और बुढ़ापे में कम से कम मुझे इतनी तकलीफ ना देखनी पड़े। अरे, आजकल किस चीज की तैयारी कर रहे हो गणेश बेटा? काका, मेरा तो सपना है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं, इसलिए मैं तो आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा हूं। आईपीएस ऑफिसर? वो भी तू? ये क्या मजाक कर रहा है गणेश? मुझे तो नहीं लगता कि तू आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा। ऐसी बातों से ही आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाते, उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तेरे माँ बाप के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो तुझे एक अच्छी कोचिंग दिलवा सके, और तू है कि आईपीएस ऑफिसर बनने के सपने देख रहा है। ये फालतू के सपने देखना छोड़ दे और अपने बाप की मदद करवा दिया कर खेत में। गणेश कुछ भी नहीं बोला और वहां से दुखी होकर निकल गया। उसने घर आकर ये सारी बात अपने पिता को बताई। पापा, आखिर इन गांव के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कभी भी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा? मैं इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन ऐसे लोग मुझे डीमोटिवेट कर देते हैं। नहीं मेरे बेटा, तुझे हार नहीं माननी। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। ये लोग जो आज तेरा मजाक उड़ाते हैं ना, अगर तू आईपीएस ऑफिसर बन गया तो ये लोग तुझसे मिलने के लिए तेरे आगे पीछे घूमेंगे। तुझे तो पता ही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ पापा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इन लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि आखिर गरीब किसान का बेटा क्या कर सकता है। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। अपने बेटे गणेश के जाते ही रामू कुछ सोचने लगा। बेटा, मुझे पता है तू बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मुझे भी बहुत दुख होता है कि मैं तुझे एक अच्छी कोचिंग, अच्छी किताबें नहीं दिलवा पा रहा। तेरी भी इसमें क्या गलती है?
पूरे गांव के लोग सो चुके होते। गांव में अंधेरा हो चुका होता, लेकिन पूरे गांव में गणेश ही एक ऐसा लड़का था जिसके सपने कभी नहीं सोते। वो रात रात भर पढ़ाई करता। वो बाकी बच्चों की तरह नहीं था कि बस अपने माँ बाप को दिखाए कि वो पढ़ाई कर रहे हैं और असल में वहाँ से टाइम पास करते लेते हैं। फालतू में प्यार के चक्कर में पड़ेंगे, पूरे दिन भर मोबाइल देखते रहेंगे और बस अपने माँ बाप के सामने पढ़ने का झूठा नाटक करेंगे। लेकिन गणेश इन सबसे अलग था। अरे बेटा, सोया नहीं था क्या? सोना भी जरूरी होता है हमारी सेहत के लिए। नहीं पापा, मैं सोया था पर सुबह जल्दी उठ गया। मुझे कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न याद करने थे। सुबह जल्दी याद होते हैं। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ लो, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। पापा, आज मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। आपकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी और अगर आपका काम में हाथ बटाऊंगा तो मेरी भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। आपके भी घुटने और कमर के दर्द को थोड़ा आराम मिलेगा। आप भी हमेशा कमर और घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं। अरे नहीं बेटा, तू पढ़, तू पढ़ाई से डिस्टर्ब मत हो, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। और अब तो वैसे भी बुढ़ापा आ गया है तो ये दर्द तो जाने वाला है नहीं। नहीं पापा, आप मुझे मत रोकिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तू नहीं मानता तो चल ले। गणेश अपने पिता रामू के साथ खेत पर गया और वहां पर अपने पिता का हाथ पटाने लगा। तभी वहां पर गांव का ही एक आदमी आया और गणेश का मजाक उड़ाते हुए हंसकर बोला, अरे कलेक्टर साहब, आज तो आप खेत में काम कर रहे हैं। बन गए क्या कलेक्टर? सुना है आप तो कलेक्टर बनना चाहते हो। अरे रामू, अपने इस कलेक्टर साहब से खेत में काम क्यों करवा रहा है? कलेक्टर साहब को तो कुर्सी पर बैठना चाहिए ना। वो आदमी तो वहां से ऐसा कहकर चला गया। लेकिन इस बात का रामू को बहुत बुरा लगता है। गणेश को भी अंदर ही अंदर से घुटन हो रही थी कि आखिर इन गांव वालों को क्या प्रॉब्लम है। पापा, ये लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हैं? खुद के बच्चे तो बिगड़ैल हुए पड़े हैं, इनका ध्यान उनके ऊपर तो नहीं जाता और दूसरों के बच्चों के ऊपर तो इनका बड़ा जल्दी ध्यान जाता है। अरे तू परेशान मत हो बेटा, कहने वालों को कहने दे। एक दिन तेरी कामयाबी इन सब का मुंह बंद कर देगी। तू भी अब एक काम कर, घर चल, बहुत देर हो गई। ये सब काम तेरे लिए नहीं है, इस तो मैं ही कर लूंगा। तू तो बस अपने करियर पर फोकस कर। तुझे अपनी कामयाबी से इन लोगों का मुंह बंद करना है। गणेश खेत से निकलकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही उसे अपना एक दोस्त विकास मिलता है। विकास भी आईपीएस ऑफिसर बनने की ही तैयारी कर रहा था। अरे गणेश, कैसी चल रही है भाई तैयारी? तूने तो सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया होगा। तू तो दिखता भी नहीं है। क्या बताऊं भाई, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि कोई अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले सकूं। वहीं पिछले साल वाली किताबें हैं जो मैंने अपने एक रिश्तेदार से आधे दाम पर ली है। लेकिन अब तू तो जानता ही है भाई, करंट अफेयर्स तो हर साल बदलता रहता है। मेरे पास तो नोट्स बनाने का भी कोई जुगाड़ नहीं है। अरे परेशान क्यों होता है गणेश, तेरा भाई खड़ा है ना। तू मेरे नोट्स ले ले, एक दिन तेरे पास रखियो और फोटोकॉपी करवाकर वापस लौटा देना। गणेश विशाल के नोट्स को लेकर अपने घर पर जाता है। वो अपनी माँ से फोटोकॉपी करवाने के लिए पैसे मांगने लगता है, लेकिन अचानक से पीछे हट जाता है और सोचता है, क्या यार, माँ के पास पैसे थोड़ी ना होंगे। एक काम करता हूँ, अपने हाथों से ही कॉपी में उतार लेता हूँ। याद भी हो जाएंगे और पैसे भी बचेंगे। गणेश अपनी माँ के पैसे बचाने के लिए नोट्स की फोटोकॉपी तक नहीं करवाता और उन्हें अपने हाथों से ही अपनी कॉपी में पूरी रात भर जागकर उतार लेता है। अगली सुबह उठकर जब गणेश रात के सभी नोट्स का एक बार रिवीजन करता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वो सब कुछ भूल गया।
अरे यार, ये इतना पढ़ता हूँ फिर मैं भूल क्यों जाता हूँ मैं सब कुछ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। आगे के पढ़ता हूँ, पीछे के भूलता जाता हूँ। ऐसा लगता है मानो कभी देखे ही नहीं है ये तो। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो हर एक स्टूडेंट के सामने आती है, और यही प्रॉब्लम गणेश के सामने भी थी। वो पढ़ता लेकिन ऐसा लगता मानो अगले ही दिन सब कुछ भूल गया। तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है तो वीडियो को लाइक करना। लेकिन गणेश ने इस प्रॉब्लम का भी सलूशन निकाल लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सब कुछ भूल जाऊंगा। मुझे इसका कोई ना कोई सल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। मुझे इसके लिए 3-2-1 फॉर्मूले का यूज़ करना ही पड़ेगा। गणेश ने अपनी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला 3-2-1 फॉर्मूला। मतलब वो किसी भी टॉपिक को हफ्ते में 3 बार, शुरुआत के महीने में 2 बार और फिर बाद में एक बार हर महीने रिवीजन करेगा, ताकि वो किसी भी टॉपिक को भूल ना पाए और उसके दिमाग में वो हमेशा के लिए बैठ जाए। एक दिन गांव में एक शादी थी, लेकिन गणेश वहां नहीं जाता और अपने पेपर की ही तैयारी करता रहता है। गांव के कुछ लोग उसके बारे में बात करते। अरे गणेश तो घमंडी और पागल हो गया है भाई। वो तो कभी बात भी नहीं करता, कभी आकर हमारे साथ भी नहीं बैठता। लगता है अभी से ही घमंड आ गया है उसके अंदर तो। हाँ, कलेक्टर साहब जो बनने वाले हैं। गणेश की तो मानो सारी दुनिया ही उसकी किताबें बन गई थीं। उसे इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है, क्योंकि उसे अपने माता पिता की तकलीफें दिखाई दे रही थीं। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो दूसरों की शादियों में जाकर अपना समय बर्बाद कर सके। उसे इस बात का पता था कि उसका सिलेबस काफी बड़ा है। वो ऐसे समय बर्बाद करेगा तो उसे पूरा नहीं कर पाएगा। एक दिन गणेश को अपने दोस्त विकास से खबर मिलती है कि प्रीलिम्स का फॉर्म आ चुका था। फॉर्म की फीस तो कम थी, लेकिन परीक्षा केंद्र शहर में था। वहां जाने आने का किराया, 2 दिन रुकने का खर्च और मेंस की तैयारी के लिए कुछ किताबों की जरूरत थी। घर में 1 रुपया भी नहीं था। गणेश की अपने माँ बाप से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अब क्या करूं भगवान। मुझे पता है मेरे माँ बाप के पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन मुझे कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। एक रात गणेश ने सुना कि बाहर आंगन में उसके पिता और माँ बात कर रहे हैं। पार्वती, गणेश का पेपर है शहर में। वो पैसे मांग नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर आज मैंने पैसों का जुगाड़ नहीं किया तो मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। मैंने अपनी वो पुरानी साइकिल कल्लू कबाड़ी को बेच दी है। पर वो तो आपके दादाजी की आखिरी निशानी थे। आप उसी से तो मंडी जाते थे। आप कैसे जाएंगे? मेरे पैर अभी सलामत हैं पार्वती, मैं पैदल चला जाऊंगा। पर मेरा बेटा अगर पैसों की वजह से परीक्षा नहीं दे पाया तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। गणेश कमरे के अंदर ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी वक्त किताब उठाई और खुद से वादा किया, पापा, आपकी साइकिल की एक एक पैडल की कीमत मैं इस वर्दी से चुकाऊंगा। परीक्षा के दिन जब गणेश शहर के बड़े स्कूल के गेट पर पहुंचा तो उसकी दुनिया ही बदल गई। वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं, लड़के ब्रांडेड जूते पहने थे और फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। गणेश के पास एक पुराना झोला था और उसके पैरों में वही घिसी हुई चप्पल। एक पल के लिए गणेश को इन्फीरियॉरिटी महसूस हुई। उसे लगा, इतने सारे स्टूडेंट, इन्होंने तो जरूर अच्छे कोचिंग से पढ़ाई की होगी। क्या मैं सच में इनके सामने टिक पाऊंगा? मैंने तो हमेशा से ही जुगाड़ कर करके पढ़ाई की है। मैंने तो कोचिंग के नाम पर सिर्फ अपने दोस्त के मोबाइल में वीडियो देखे हैं। तभी उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी, जहां हाथ से नोट्स लिखने के कारण नीली स्याही का पक्का निशान पड़ गया था। उसे अपने पिता के नंगे पैर और माँ की लाल आंखें याद आईं। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मैदान में जूते नहीं, जिगर और दिमाग लड़ते हैं। मैं जरूर एग्जाम में पास करूंगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता।
मेरे पापा का सपना है कि उनका बेटा कामयाब होकर उनका मजाक उड़ाने वालों को जवाब दे पाए। मैं ऐसे डीमोटिवेट नहीं हो सकता। 2 महीने बाद रिजल्ट आया। गणेश ने गांव के पोस्ट ऑफिस के पास जाकर एक दोस्त के फोन पर लिस्ट चेक की। रोल नंबर 043217। नाम के आगे लिखा था क्वालिफाइड फॉर मेंस। पूरे रामपुर में खबर फैल गई। जो लोग मजाक उड़ाते थे उनके चेहरों पर सन्नाटा छा गया। काका ने सुना तो बस इतना ही कहा, अभी तो पहली सीढ़ी है, असली पहाड़ तो अभी बाकी है। लेकिन गणेश के लिए ये पहाड़ नहीं, उम्मीद की पहली किरण थी। मेंस की परीक्षा में अब केवल 2 महीने बचे थे। गणेश को हर दिन कम से कम 20 से 25 पन्ने उत्तर लिखने का अभ्यास करना था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या सफेद कागज की थी। एक नया बंडल खरीदने की हिम्मत उसकी जेब में नहीं थी। एक दोपहर गणेश गांव के प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी के पास पहुंचा। नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, क्या स्कूल में कुछ ऐसी पुरानी कॉपियां या रद्दी पड़ी है जो अब किसी काम की ना हो? अरे गणेश बेटा, रद्दी का क्या करोगे? तुम तो अफसर बनने की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें तो बढ़िया चमकदार कॉपियों पर लिखना चाहिए। मास्टर जी, अफसर चमकदार कॉपियों से नहीं, चमकदार इरादों से बनते हैं। बस अभ्यास के लिए कुछ पन्नों की जरूरत थी। नए खरीदने की अभी गुंजाइश नहीं है। शर्मा जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने स्टोर रूम से पुरानी कॉपियों का एक ढेर निकाल दिया। गणेश घर आया और उन कॉपियों के पिछले कोरे पन्नों को काटकर अपना अभ्यास रजिस्टर बनाने लगा। एक दिन गणेश अपनी तैयारी कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त विकास उसके पास आता है। गणेश भाई, ये क्या कर रहे हो? अखबार के किनारों पर उत्तर लिख रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वहां एग्जाम में तुम्हें ऐसी शीट मिलेगी जो मखमल जैसी होगी और तुम यहां इस रद्दी पर हाथ घिस रहे हो। विकास, ये कागज रद्दी हो सकते हैं, पर इन पर जो मैं लिख रहा हूं वो मेरा भविष्य है। जब मैं इन खुरदुरे पन्नों पर अपनी कलम चलाता हूं ना, तो मुझे एहसास होता है कि मेरा रास्ता कितना कठिन है। और रही बात मखमल जैसी शीट की, तो जिस दिन वो मेरे सामने आएगी, मेरी एक खुरदुरी प्रैक्टिस उसे चीर कर रख देगी। पर भाई, तेरी उंगलियों को देख, ये सूज गई हैं। बीच वाली उंगली पर तो घाव जैसा हो गया है। थोड़ा आराम कर ले। ये घाव नहीं है विकास, ये निशानी है। जिस दिन आईपीएस की वर्दी पहनूंगा, उस दिन ये निशान मुझे याद दिलाएगा कि वो वर्दी मुफ्त में नहीं मिली थी। दिल्ली जाने में सिर्फ 15 दिन बचे थे। गणेश अपनी तैयारी के अंतिम दौर में था। तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। गणेश दौड़कर बाहर गया तो देखा उसके पिता रामू के पैर से खून बह रहा था और वो दर्द से कराह रहे थे। पापा, ये क्या हुआ? माँ, देखो पापा को क्या हो गया। कुछ नहीं बेटा, बस मेड़ से पैर फिसल गया। तू घबरा मत, तू अपनी किताब उठा। गांव का डॉक्टर आया और उसने जांच के बाद कहा, रामू, हड्डी बुरी तरह टूट गई है। तुम्हें कम से कम 3 महीने बिस्तर पर रहना होगा और शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। यहाँ पट्टी से काम नहीं चलेगा। रात को घर में सन्नाटा पसरा था। गणेश अपने पिता के पैर के पास बैठा था। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। पापा की हालत ऐसी है, घर का काम कौन करेगा, खेत कौन देखेगा? मैं अगले साल देख लूंगा। चुप कर। तुझे क्या लगता है तू यहाँ रुक जाएगा तो तेरे पिता का दर्द कम हो जाएगा? तेरा यहाँ रुकना उनके सीने पर पत्थर रखने जैसा होगा। पर माँ, पैसों का क्या होगा? पापा के इलाज में सारे पैसे लग जाएंगे।
मैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करूँगा? गणेश, मेरी तरफ देख। मैंने ये गरीबी सिर्फ इसीलिए नहीं झेली कि मेरा बेटा हार मान ले। ये जो पैर टूटा है ना, इसका दर्द मुझे उतना नहीं हो रहा जितना तेरी ये हारने वाली बातें सुनकर हो रहा है। पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे? आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। तेरा धर्म इस वक्त ये वर्दी है गणेश। सुन, मैंने अपनी वो पुरानी साइकिल और मंडी वाली बैलगाड़ी बेच दी है। इलाज के पैसे अलग रखे हैं और तेरे दिल्ली जाने के पैसे अलग। अगर तू नहीं गया तो मैं समझूंगा कि मेरा बेटा कायर है। क्या तू मुझे एक कायर बाप साबित करना चाहता है? पापा, मैं वादा करता हूँ, जब वापस आऊँगा तो गाड़ी में आऊँगा और आप उसी गाड़ी में बैठकर अस्पताल जाओगे। मैं आपको इस टूटे हुए पैर के साथ और ज़्यादा संघर्ष नहीं करने दूंगा। जा बेटा, पूरे रामपुर को बता दे कि एक किसान का बेटा जब जिद पर अड़ता है तो आसमान की ऊंचाइयां भी छोटी पड़ जाती हैं। गणेश दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी पीजी में रह सके, इसलिए उसने एक छोटे से कमरे में जगह ली। कमरे की हालत ऐसी थी कि दिन में भी लाइट जलानी पड़ती थी और दीवारों पर सीलन की गंध थी। वहां उसकी मुलाकात आर्यन से हुई, जो एक बड़े रिटायर्ड अफसर का बेटा था। भाई, तुम सच में इंटरव्यू देने आए हो या यहाँ झाड़ू पोछा करने का काम ढूंढ रहे हो? यूपीएससी में पर्सनैलिटी के भी नंबर होते हैं और तुम्हारी पर्सनैलिटी किसी खेत के मजदूर जैसी लग रही है। आर्यन भाई, खेत में काम करने वाले के पास पर्सनालिटी नहीं, कैरेक्टर होता है। और यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट लेती है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं। मेरे कपड़ों पर धूल भले है, पर मेरी सोच पर नहीं। बाकी 15 दिन बाद रिजल्ट बता देगा कि कुर्सी किसे मिलेगी। अगले 15 दिन गणेश ने दिल्ली की सड़कों को नहीं देखा। उसने केवल उस आईने को देखा जो कमरे के कोने में लगा था, जहां वो खुद से सवाल पूछता और खुद ही जवाब देता। इंटरव्यू का दिन आ गया। जब उसका नाम पुकारा गया, गणेश कुमार, कमरा नंबर 4, तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपने पिता का वो टूटा हुआ पैर और माँ का धुएं से काला पड़ा चेहरा याद आया। अंदर 3 लोग बैठे थे। बीच में चेयरपर्सन, जो एक महिला थी, और दोनों साइड 2 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और बैठे हुए थे, जो आदमी थे। चेयरपर्सन के कहने पर गणेश चेयर पर बैठ गया। फिर चेयरपर्सन ने गणेश से पूछा, बैठिए गणेश, आपकी फाइल देख रही हूँ। आपके पिता एक किसान हैं, घर की स्थिति बहुत कमज़ोर है। आपने कोई बड़ी कोचिंग भी नहीं ली। आपको नहीं लगता कि आप जैसे बैकग्राउंड वाले लड़के इस हाई प्रोफाइल जॉब में मिसफिट होंगे? मैम, मिसफिट वो होता है जो देश की समस्याओं को सिर्फ फाइलों में देखता है। मैं उन समस्याओं को जी कर आया हूँ। मैंने गरीबी पढ़ी नहीं है, देखी है। मुझे पता है कि जब एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बनता तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। प्रशासन को फाइलों के विशेषज्ञों की नहीं, उन लोगों की ज़रूरत है जो उस दर्द को समझते हों। मेरा बैकग्राउंड मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर हम आपको आईपीएस बना दें तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप अपने उन गांव वालों से बदला लेंगे जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया? नहीं सर, बदला लेना तो कमज़ोरों का काम है। मैं तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया होता तो शायद मुझे यहाँ तक पहुँचने की इतनी ज़िद नहीं होती। मैं आईपीएस बनकर ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरे ज़िले में किसी भी गणेश को अपनी पढ़ाई के लिए अपनी माँ के गहने या बाप की साइकिल ना बेचनी पड़े। पूरा बोर्ड मौन था। गणेश के जवाब में चालाकी नहीं, मिट्टी की सच्चाई थी। रिजल्ट वाले दिन रामपुर में अजीब सी हलचल थी। विकास शहर से भागता हुआ आया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो चिल्लाया, चाचा, चाची, जल्दी आओ, रिजल्ट आ गया। रामू लाठी टेकते हुए झोपड़ी से बाहर आए। पार्वती चूल्हा छोड़कर भागी। चाचा, गणेश भाई का नाम लिस्ट में है। ऑल इंडिया रैंक 42। वो आईपीएस बन गया है। रामू वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू उस सूखी मिट्टी को भिगो रहे थे जिसे उन्होंने सालों तक सींचा था। तभी गांव के बाहर एक बड़ी सरकारी गाड़ी रुकी।
उसमें से वर्दी पहने एक नौजवान बाहर निकला। वही कड़क खाकी वर्दी, कंधे पर चमकते सितारे और सिर पर गौरव की टोपी। वो गणेश था। पूरा गांव उमड़ पड़ा। वही काका और वही आदमी जो मजाक उड़ाते थे, आज माला लेकर सबसे आगे खड़े थे। गणेश बेटा, हमें माफ कर देना, हमने तेरी उड़ान को पहचाना नहीं। गणेश उनके पास नहीं रुका। वो भीड़ को चीरते हुए अपनी झोपड़ी की ओर गया। उसने अपनी कैप उतारी और उसे अपने पिता के पैरों में रख दिया। फिर वो अपनी माँ के पास गया। पार्वती आज कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। आज उसके बेटे ने वो करके दिखाया जो पूरे गांव में कोई नहीं कर सका। पार्वती के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था मानो ये कोई सपना है। गणेश अपनी माँ से बोला, माँ, मैंने कहा था ना, अब आपको इस चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। चलो माँ, आज से आपका बेटा आपका रक्षक है। और इस प्रकार एक गरीब किसान के बेटे ने दुनिया को आईपीएस ऑफिसर बनाकर दिखाया। तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, कमेंट करके बताना। वीडियो को देखने वाले सब लोग तुम्हारे कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो तुम्हें स्क्रीन पर आ रही किस्मती लकड़हारे की कहानी भी जरूर पसंद आएगी कि कैसे इस लकड़हारे की पत्नी तक इसके ऊपर गालियां निकालती थी, लेकिन फिर लकड़हारे ने अपनी किस्मत बदल ली। वीडियो को लाइक करो और स्क्रीन पर टैप करके उस वीडियो को भी देखो।